नमस्कार। जब भी भारत की शानदार वास्तुकला मतलब आर्किटेक्चर की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? किले, है ना? तो चलिए आज इन्हीं किलों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। और सच पूछिए तो भारत को किलों का देश कहना गलत नहीं होगा। खासकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन राज्यों में तो किलों की भरमार है। हर किला अपने आप में एक गौरवशाली इतिहास की कहानी सुनाता है। और राजस्थान की तो बात ही अलग है। यहाँ के किलों को एक बहुत ही खास एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली है। हम बात कर रहे हैं यूनेस्को की शाही मान्यता की। 6 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, पता है, ये उन किलों की संख्या है जिन्हें राजस्थान से एक ही दिन में वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वो तारीख थी 21 जून 2013, एक ऐतिहासिक दिन जब गागरोन, जैसलमेर, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और आमेर, इन 6 शानदार किलों को एक साथ एक ही झटके में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजस्थान की विरासत इन किलों से कहीं ज्यादा है। यूनेस्को ने यहाँ की और भी कई कल्चरल ट्रेजर्स को मान्यता दी है। ये सिलसिला तो देखिए 1985 से चल रहा है, जब केवलादेव पक्षी अभयारण्य को ये सम्मान मिला। और फिर 2019 में तो जयपुर के पूरे वॉल सिटी को ही ये दर्जा दे दिया गया। मतलब ये लिस्ट अपने आप में बताती है कि राजस्थान कल्चरली कितना रिच है। और तो और 2015 में वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल ने जयपुर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का खिताब भी दिया। सोचिए, यहाँ की कला और कारीगरी को कितनी बड़ी पहचान मिली। तो ये तो हुई आज की बात, मॉडर्न रिकॉग्निशन की। चलिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, उन पुराने ग्रंथों की तरफ जहां इन किलों को पहली बार क्लासिफाई किया गया था। ये एक तरह से इन किलों की ओरिजिनल ब्लूप्रिंट्स थे। यहाँ पर 2 प्राचीन ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है मनुस्मृति, जिसमें पहली बार किलों को 6 टाइप्स में बांटा गया, और दूसरा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसमें 4 तरह के किलों का जिक्र मिलता है। तो सवाल ये है कि कौटिल्य ने किलों को किस नज़र से देखा। देखिए, उनका अर्थशास्त्र सिर्फ राजनीति पर एक किताब नहीं है, वो तो सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजी की एक मास्टर क्लास है। और किले किले तो उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा थे। कौटिल्य ने 4 मेन टाइप्स बताए। पहला, औदक दुर्ग, मतलब जो पानी से घिरा हो। दूसरा, पर्वत दुर्ग, जो पहाड़ों पर हो और इसे वो सबसे बेस्ट मानते थे। तीसरा था धानवन दुर्ग, जो रेगिस्तान के बीच में हो। और चौथा, वन दुर्ग, यानी घने जंगलों से घिरा हुआ किला। लेकिन क्या सिर्फ यही 4 प्रकार थे, या कोई और भी डिटेल्ड क्लासिफिकेशन है? बिल्कुल है, और इसके लिए हमें देखना होगा शुक्र नीति को, जो इस सब्जेक्ट पर एक असली मास्टर क्लास है। आचार्य शुक्र की शुक्र नीति। इसमें किलों के 9, जी हाँ, 9 अलग-अलग प्रकार बताए गए हैं। और ये क्लासिफिकेशन ऐसा है जो हर तरह की ज्योग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक सिचुएशन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रकार से, गिरी दुर्ग यानी हिल फोर्ट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये ऊंची पहाड़ी पर बना होता है। राजस्थान के ज्यादातर फेमस किले इसी कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि ऊंचाई का स्ट्रैटेजिक एडवांटेज तो हमेशा से ही रहा है। एक बात तो साफ है, किलों को हमेशा से ही उनके आसपास के एनवायरनमेंट का फायदा उठाने के लिए डिजाइन किया गया था। सोचिए, चाहे किला पानी के बीच हो या रेगिस्तान के बीच, असल में तो नेचर ही उनकी पहली डिफेंस लाइन होती थी। जैसे कि औदक दुर्ग, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। गागरोन का किला इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और दूसरा है वन दुर्ग, जो घने जंगलों के बीच ऐसे छिपा हो कि वहां तक पहुंचना ही अपने आप में एक जंग हो, जैसे कि सिवाना का किला। अब जरा एक ऐसे किले की कल्पना कीजिए जिसके चारों ओर मीलों मील तक सिर्फ रेत ही रेत हो। बस यही है धानमान दुर्ग, यानी डेजर्ट फोर्ट। दुश्मनों के लिए तो यहाँ तक पहुंचना ही आधी जंग जीतने जैसा था। सोनारगढ़ और जूनागढ़ इसके शानदार उदाहरण हैं। एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइप है एरण दुर्ग। इसकी खासियत क्या है? यहाँ किले से ज्यादा मुश्किल उसका रास्ता होता है। पथरीला, कांटों से भरा, एक ऐसा रास्ता जहां पहुंचना ही जंग लड़ने के बराबर हो। अच्छा, ये तो हो गई नेचुरल डिफेंस की बात। लेकिन इसके अलावा कुछ किले अपनी मैन मेड सिक्योरिटी के लिए जाने जाते थे, और इसमें 2 चीजें सबसे मेन थी, गहरी खाइयां और विशाल दीवारें। जैसे कि पारेख दुर्ग, जिसके चारों ओर एक बहुत गहरी खाई हो। भरतपुर का लोहागढ़ किला इसका एक क्लासिक उदाहरण है।
और दूसरा था पारेद दुर्ग, जो मजबूत और ऊंची दीवारों, जिन्हें हम परकोटा भी कहते हैं, उनसे घिरा होता था। अब आते हैं 8वें प्रकार पर, और ये सबसे अलग है, सैन्य दुर्ग। इसकी असली ताकत इसकी दीवारें या खाई नहीं थी, नहीं, इसकी असली ताकत थे इसके अंदर मौजूद वीर और स्किल्ड सैनिक। इसी सेना की वजह से इस किले को इम्पेनिट्रेबल मतलब अभेद्य माना जाता था। और शायद इसीलिए शुक्र नीति में इसे सभी दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। क्योंकि बात तो सीधी सी है, आखिर में किसी भी किले की रक्षा तो उसके रक्षक ही करते हैं, है ना? और फिर आता है 9वां और आखिरी प्रकार, सहाय दुर्ग। यहाँ असली ताकत न तो दीवारें हैं न खाई, बल्कि यहाँ की ताकत थे वहाँ रहने वाले लोग और उनकी एकता, उनकी सॉलिडेरिटी। ये एक ऐसा किला था जहाँ योद्धा और उनके साथी हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहते थे। तो